वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत दिनों बाद, लगभग 2 माह बाद, उर्दू कोर्स भी किताब का नाम है जान पहचान। चैप्टर 17 तक ऑलरेडी हम पढ़ा चुके थे। आज की इस क्लास में चैप्टर 18 कांट का घोड़ा, मुसन्निफ़ का नाम है रतन सिंह, जो कि इस मज़मून को लिखे। तो रतन सिंह की पैदाइश 1927 में हुई थी। अब हम लोग रतन सिंह के बारे में कुछ उसके हालात ज़िंदगी से रिलेटेड, उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहला, रतन सिंह कस्बा दाऊद, तहसील नारवाल, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। एक मकामी स्कूल में मैट्रिक तक तालीम पाई। रतन सिंह कहाँ पैदा हुए थे? ज़िला सियालकोट, जो कि पंजाब, पाकिस्तान में अभी आता है। तकसीम वतन के बाद हिंदुस्तान चले आए। जब इंडिया 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आए। 1962 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुंसलिक हुए। यानी रतन सिंह बेदी 1962 में ऑल इंडिया रेडियो AIR, जिसे हम लोग कहते हैं, उसके एग्जीक्यूटिव बने। अपनी मुलाजिमत मतलब नौकरी के दौरान उन्होंने जलंधर, जो कि पंजाब में है, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर और श्रीनगर वगैरह शहरों में क़याम किया। ये सारे जगहों में उसने अपना क़याम किया। उन्हें शुरू से अफ़साना निगारी का शौक़ था। रतन सिंह को पहले से ही अफ़साना लिखने का शौक़ था। तालिबे इल्म के दौर में कहानियाँ लिखने लगे। जब वो तालिबे इल्म थे, स्टूडेंट थे, तो उसी ज़माने से वो कहानियाँ लिखने शुरू किए थे। बतौर अफ़साना निगार उनका नाम बहुत जल्द मशहूर हो गया। रतन सिंह का नाम अफ़साना निगारों में बहुत जल्द मशहूर हुआ। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा, पनाहगाह उनके अफ़सानवी मौज़ूए हैं, मतलब ग्रुप है। ये सारे उसने अफ़साने लिखे हैं रतन सिंह ने। उनके 2 नावेल्ट, दर बदरी और उड़ान कठोला, और एक तवील शौक़ी नज़म हीड बेटी उर्दू और पंजाबी में शाये हो चुकी है। इसके ये सारे मशहूर अफ़साने की किताबें हैं। जो मशहूर व मारूफ़ है, वह मुर्तज़ीम की हैसियत से भी जाने जाते हैं। रतन सिंह को हम लोग मुर्तज़ीम की हैसियत से भी जानते हैं। अब मज़मून की तरफ आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या है। तो सबसे पहला हम लोग काठ का घोड़ा। तो काठ का घोड़ा क्या है, इसी को समझना ज़रूरी है। तो काठ का घोड़ा का मीनिंग होता है लकड़ी का घोड़ा, जो कि एक इंसान है जो अपने ज़िंदगी में नाकाम, फेलियर, जो कामयाब नहीं हुआ है, उसी के ऊपर ये मज़मून, ये अफ़साना लिखा गया है। जो परेशान है और वो ठेला चला रहे, और वो एक नाकाम, अनसक्सेसफुल इंसान है। तो इसमें जो किरदार है वो बंदू को काठ का घोड़ा, जो कि लकड़ी का घोड़ा, से खिताब किया गया है। तो उस वक्त बंदू का ठेला, तो ठेला खुद बंदू ऐसा बेजान काठ का घोड़ा बनकर रह गया है, जो अपने आप ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना आगे बढ़ सकता है। तो बंदू इसमें किरदार है, जो एक ठेला, ठेला हम लोग देखिए काठ का होता है, जिसको चलाने के लिए इंसान चाहिए, इंसान उसको खींचता है। तो बंदू क्या किया? काठ का घोड़ा, वो काठ का घोड़ा बन गया, मतलब ठेला गाड़ी को खींचने के लिए बंदू बना, और ठेला लेकर के वो आगे बढ़ रहा था, जो अपने ना हिल सकता था, ना डुल सकता था, ना आगे बढ़ सकता था। इसलिए बंदू की ही वजह से अंधेर दियो एक मार्केट है, अंधेर दियो के तंग बाज़ार में रास्ता करीब करीब बंद होकर रह गया। क्योंकि जहाँ से बंदू अपना ठेला यानी काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा बनकर के वो जा रहा था ठेला को लेकर के, तो वहाँ से ना तो डुल पा रहा था, ना हिल पा रहा था। इसलिए क्योंकि जिस ठेला को वो चला रहे थे, खींच रहे थे, उस ठेला में उसने काफ़ी सामान भर लिए थे, और साथ साथ बंदू ना हिल पा रहा था और ना वहाँ से आगे बढ़ पा रहा था, जिसकी वजह से अंदर दियो एक मार्केट है, बाज़ार है, जिसका रास्ता बहुत ही तंग था, कम चौड़ा था, और बंदू की वजह से वो रास्ता बंद हो गया। क्यों? क्योंकि बंदू अपने
ठेला को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। ज़रूरत से ज़्यादा बोझ से लदा हुआ बंदूक का ठेला सड़क पर चढ़ाई होने की वजह से रुक सा गया था। यानी ज़्यादा सामान बोझ लादने की वजह से ठेला सड़क के चढ़ाई को नहीं चढ़ पा रहा था, खींच करके वो नहीं लेके जा पा रहा था बंदूक। रह रहकर अगर चलता भी है तो जूं की रफ्तार से रेंगता है। जूं एक कीड़ा होता है, हम लोग नाम सुने हैं जूं का, वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलता है। उसी तरह से बंदू भी अपने ठेला को लेकर के आगे बढ़ रहा था और फिर खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा आगे बढ़ता है और बंदू रास्ते में ही खड़ा हो जाता है। इसके पीछे कारें, ट्रक, बसें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, गर्ज, ये कि सभी तेज़ रफ्तार गाड़ियों की लंबी कतार ठहर सी गई है। बंदू की वजह से बंदू जो कि काठ का घोड़ा बन चुका है, लकड़ी का घोड़ा जैसा, इसलिए क्योंकि वो एक नाकाम इंसान है, अपनी ज़िंदगी में कामयाब इंसान नहीं है। लंबी कतार ठहर सी बन गई और उन्हीं के बीच में टांगे और रिक्शे भी फंसे हुए हैं। यानी उसके चारों तरफ काठ के घोड़े जो बंदू बने हुए थे ठेला लेकर के, उसके चारों तरफ ये सारे गाड़ी, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, स्कूटर और भी अलग अलग गाड़ियाँ, टांगे और रिक्शे, ये सारे फंसे हुए थे बंदूक की वजह से। तो ये है काठ का घोड़ा जो कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, लकड़ी का घोड़ा। इन गाड़ियों में बैठे हुए वज़ीर, इन गाड़ियों में कौन बैठे हुए थे, वज़ीर, मुल्क के बड़े बड़े कारखानेदार, कारोबारी, सेठ, दफ्तरों के अफसर, दुकानदार, वर्दियों वाले फ़ौजी और पुलिस वाले, सफ़ेद कॉलरों वाले बाबू, आम आदमी, शवाद शरीफ ख़रीदने के लिए घर से निकली औरतें, स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे, डॉक्टर, नर्स और इंजीनियर, सभी के सभी ठहर गए हैं। यानी इस बंदूक के ठेले की वजह से, जो कि काठ का घोड़ा बंदूक को काठ का घोड़ा से खिताब किया गया है, जो ना तो आगे बढ़ रही थी और ना ही वहाँ से हट रहे थे। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी सामान अपने ठेले में लाद चुके थे, जिसकी वजह से वो वहाँ से ना हिल पा रहे थे, ना आगे बढ़ पा रहे थे, और अगर थोड़ा आगे भी बढ़ रहा था तो रुक जाता था। तो जिसकी वजह से उस रोड में गाड़ियों में बैठे हुए वजीर, मुल्क के बड़े बड़े कारखानेदार, जो बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक होते हैं, कारोबारी, सेठ, दफ्तर के अफसर, दुकानदार, ये लोग, पुलिस, फ़ौज, क्लर्क, आम आदमी, सामान खरीदने वाले लोग, स्कूल और कॉलेजों के बच्चे, नर्स, इंजीनियर, ये सारे उसकी वजह से ठहर गए थे। लगता है जैसे बंदूक की सुस्त रफ्तार की वजह से सारे शहर, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो सारे मुल्क, सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई। यानी इस बंदूक की वजह से क्या हुआ था, रास्ता बंद हुआ, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि सुस्त रफ्तारी की वजह से सारा शहर, सारा दुनिया धीमी पड़ गई है। यूँ तो वज़ीर अपने कार में बैठा कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहा है। यानी वज़ीर भी फंसे हुए थे अपने कार में, तो वज़ीर बातचीत कर रहे थे किससे, वहाँ आसपास जितने भी दूसरे आदमी थे वो लोग से, लेकिन बेचैनी से बार बार घड़ी देख रहा है। वो लोग क्या कर रहे थे, बार बार घड़ी देख रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका टाइम बर्बाद ज़ाय हो रहा था, वक्त ज़ाय हो रहा था, क्योंकि किसी गैर मुल्की वफ़द से मिलने का वक्त करीब आ रहा था। वज़ीर का वक्त करीब आ रहा था क्योंकि उसको किसी गैर मुल्की जमात से मिलने जाना था मुकर्ररा वक्त में। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आगे से रास्ता इस तरह बंद क्यों हो गया है। यानी वज़ीर को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि रास्ता क्यों बंद हो गया है। उसका ड्राइवर घबराया हुआ बार बार कार से उतरता है, कुछ दूर जाकर देख कर आता है और फिर मायूस होकर गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करने लगता है। जो वज़ीर का ड्राइवर था, वो ड्राइवर क्या करता था, बार बार अपनी कार से उतरता था और कुछ दूर जाता था, फिर जाने के बाद मायूस होकर गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करने लगता था। वह लोग जो कार में बैठे वज़ीर से बात कर रहे हैं, दिल ही दिल में खुश है कि रास्ता बंद होने की वजह से कार खड़ी है और इन्हें वज़ीर के सामने अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल रहा है। यानी जो लोग वहाँ थे आसपास वज़ीर के खड़े हुए, तो वो लोग को वज़ीर के सामने बात रखने का मौका मिल रहा था। तो लोग मन ही मन में, अपने दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि आज वज़ीर के सामने सारी बातों को रखा जाए, और वो लोग को मौका भी मिल रहा था भीड़ होने की वजह से, रास्ते में जाम होने की वजह से। कारखानेदार और कारोबारी सेठ अलबत्ता
कारों की गड्डियों पर बैठे बेचैन हो रहे हैं। यानी जो भी कारखानेदार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कारोबारी थे, सेठ थे, वो लोग अपने गाड़ी के गद्दी में बैठे हुए बेचैन हो रहे थे। इनके लिए हर गुजरे हुए पल के मानी है लाखों का घाटा, क्योंकि वो लोग कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे, पैसे वाले थे, इसलिए उसके लाखों रुपए नुकसान हो रहे थे वहाँ अपने खड़े होने की वजह से, टाइम वेस्ट होने की वजह से, वक्त ज़ाय होने की वजह से। क्योंकि बिजनेसमैन जो भी कारोबारी थे उसका हर एक पल, हर मोमेंट कीमती होता था और उसको लाखों का घाटा हो रहा था। जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ इस पिक्चर में ये बंधु है जो अपने ठेला को लेकर के एक रोड के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। रोड थोड़ा चढ़ाई वाला है, इसलिए उसको जाने में भी दिक्कत है और काफ़ी सामान लादे हुए। और यहाँ पुलिस अफसर, फौजी और ये रेलवे के ड्राइवर और यहाँ जो वज़ीर के कार है और बिजनेसमैन के कार, कारोबारी की, ये लोग यहाँ खड़े हैं बंदूक के पीछे। और रेलवे का एक ड्राइवर बार बार अपनी साइकिल का अगला पहिया उठा उठा कर पटक रहा है। जो रेलवे का एक कर्मचारी था, मतलब काम करने वाले एम्प्लॉय, तो वो एम्प्लॉय काम करने वाले अपने पहिया को बार बार पटक रहा था साइकिल का। परेशानी की वजह से उसके माथे पर पसीना आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से उसके माथे पर पसीना आ रहा था। क्योंकि जिस गाड़ी को लेकर उसे जाना है उसके जाने का वक्त हो चुका है। वो जिस गाड़ी को लेके जाना चाह रहे थे, रेलवे का ड्राइवर, उसका वक्त हो चुका है और यहाँ रास्ते में कैद होकर रह गया है। और वो क्या हुआ है, रास्ते में वहाँ खड़े होकर रह गया। स्कूलों और कॉलेजों के ज़्यादातर बच्चे खुश हैं। स्कूल के और कॉलेजों के जो भी बच्चे थे वो इसलिए खुश थे क्योंकि उसका पीरियड जाया हो रहा था। तो बहुत सारे बच्चे का नज़रिया, मेंटलिटी होता है कि क्लास छूट जाए तो अच्छी है, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो अफसोस करते। तो जितने पीरियड निकल जाए उतना ही अच्छा है, कुछ बच्चों के लिए ऐसा होता है। लेकिन कुछ एक को अफसोस भी है कि उनकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी। स्कूल और कॉलेजों के बच्चे ज़्यादातर खुश थे, जिसके वजह से उसके जो क्लास थे, क्लास का पीरियड निकलते जा रहा था, लेकिन उनमें से किसी को अफसोस था कि उनकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी। इसी तरह सर पर लोहे की टोपी पहने एक फौजी बार बार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा रहा है। यानी एक फौजी था जो अपने सर पर लोहे की टोपी पहने हुए थे, मोटरसाइकिल का वो हॉर्न बजा रहे थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वह जानता है कि अगर दफ्तर पहुंचने में देर हो गई तो उनका कमांडेंट, जो सिपाही थे, फौज थे, उसको पता था कि अगर रास्ते में उसकी देर हो गई तो उसका कमांडर अफसर 40 किलो का वजन पीठ पर लाद कर 10 किलोमीटर का रोड मार्च करवाएगा। रोड मार्च क्या होता है? हुक्म ना मानने पर फौजियों की पीठ पर भारी बोझ डालकर सड़क पर दौड़ाया जाना। तो ये सज़ा दी जाती अगर वो वक्त मुकर्ररा पे नहीं पहुंचते फौजी, तो उसका जो कमांडेंट ऑफिसर है उसको ये सज़ा देते। लेकिन बंधु इन सब से बेखबर है। बंधु कोई इसी से मतलब ही नहीं, बेनियाज है। वो क्या थे? बेनियाज, बेपरवाह थे बंधु, क्योंकि उसको क्या परवाह होगा। वो नाकाम इंसान थे और ठेला लेकर के वो फंसे हुए थे। आज इससे ठेला खींचा भी नहीं जा रहा था, यानी इससे ठेला खींच भी नहीं पा रहा है। एक तो सेठ के बच्चे ने ज़्यादा बोझ लाद दिया है। बंधु के ठेले में क्या किया है, सेठ का जो बच्चे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान लाद दिया है। दूसरे, उसके ठेले का धुरा जाम हो रहा है, यानी धुरी उसको बोलते हैं जिसमें चक्का लगा हुआ रहता है। तीसरे ये कि चढ़ाई का रास्ता, यानी रास्ता स्लोप वाला था, उसको ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रहा था। और चौथे कि उनके उसका मन ही नहीं हो रहा है कि ठेला खींचे। यानी बंधु को ये सारे प्रॉब्लम, ये सारे मसले थे कि उसका जो बोझ था वो बोझ ज़्यादा था, ठेले का एक धुरा जो जाम हो रहा था और रास्ता चढ़ाई का था और उनका मन भी नहीं कर रहा था। वही काट के घोड़े वाली बात हो रही है, जब जो अपने आप सर्क नहीं सकता है, यानी वो काट का घोड़ा है बंधु, उसी की बात हो रही। जब कभी उसका मन उदास होता है तो उसकी कैफियत उस काट के घोड़े जैसी हो जाती है जैसे वह बचपन में एक मेले से खरीद कर बड़ा दुखी हुआ था। एक बार बंधु जब बचपन में थे तो वो बचपन में एक काट का घोड़ा खरीदा था, लकड़ी का घोड़ा, जिसको देख करके वो दुखी हो रहा था अपने बचपन में। क्यों हो रहा था? तो काट का रंगीन घोड़ा लेकर जब वह अबरे फ़क्र से गली के बच्चे के बीच गया। कहाँ गया?
जब वो बचपन में थे तो वो गली के बच्चे के बीच गया तो उसने देखा कि किसी के पास चाबी वाली मोटर थी जो घूं घूं करती हुई तेज भागती थी। क्या करती थी? घूं घूं करती हुई तेज भागती थी। और किसी के पास रेलगाड़ी थी, मतलब छोटा सा इंजन समेत अपने आप चलने वाली गाड़ी, जिसके पास ऐसे दौड़ने वाले खिलौने नहीं थे। उनके पास रस्सी के सहारे घूमने वाले रंगीन लट्टू थे। तेजी से घूमते हुए वह ऐसे लगते जैसे वह सारे मैदान को अपने घेरे में ले रहे हो। उन खिलौनों के सामने उसका काठ का घोड़ा साकित बेजान था। साकित मतलब क्या होता है? साकित मतलब बेहरकत, बेजान। तो ये सारे चीज़ों की वजह से बंधु दुखी थे दूसरे बच्चों के सामान को देखकर। वैसे बच्चों के सामने खेलते हुए उसने भी अपने घोड़े को टांगों के बीच फंसाकर दौड़ाने का श्वांग किया था। मतलब श्वांग मतलब खामोश नकल, यानी रूप बदलना, श्वांग का मतलब होता है। लेकिन दिल ही दिल में वह जानता था कि उसका खिलौना दूसरे के खिलौने के सामने बेकार और बेमानी है। इसलिए घर आकर उसने काठ के घोड़े को चूल्हे की आग में झोंक दिया। क्या किया? बंधु परेशान होकर के अपने काठ के घोड़े, लकड़ी का बना हुआ घोड़ा को काठ में डाल दिया। लेकिन जलने के बावजूद जैसे वह बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत के साथ चिपक कर रह गया था, यानी उसके साथ चिपक गया था। क्योंकि हुआ कि गली के ही बच्चे जो उनके साथ खेला करते थे उनमें से कोई पढ़ लिख कर मुनीम बन गया था, तो कोई वकील, कोई स्कूल का मास्टर हो गया था, कोई बड़ा अफसर। और उसके बरअक्स बंधु वही काठ का घोड़ा ही रह गया। काठ का घोड़ा यानी उनके साथ जो भी बच्चे खेल रहे थे वो सारे बच्चे पढ़ लिख करके कोई वकील बने, कोई अफसर बने, कोई मास्टर बने, कोई मुनीम बने। लेकिन वो बंधु वही काठ का घोड़ा जो नाकाम यानी कामयाब इंसान नहीं बन सका था। बाप ठेला चलाता था तो वो भी ठेला ही खींच रहा है। यानी बंधु का बाप ठेला चला रहे थे तो बंधु भी क्या कर रहे? ठेला चला रहे थे। उसके बाद वह अक्सर सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ कि एक ही गली में रहते हुए बाकी लोग आगे बढ़ गए, वह पीछे रह गया। ऐसा क्यों कर हो गया, ऐसे कैसे हुआ? लेकिन वह सोचते भी तो क्या, काठ का घोड़ा भला सोच ही क्या सकता है। यानी जब इंसान नाकाम सक्सेस नहीं हो पाता है तो वो उसी तरह सोचने लगता है। लेकिन आज वही काठ का घोड़ा यही सोचकर उदास हो रहा है कि उसके 8-9 साल के लड़के चंदू ने महज इसलिए स्कूल जाना बंद कर दिया है कि वह उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें जुटा नहीं पाता। जब मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी ठीक से नहीं खींच पाता तो फिर उस ठेले के बोझ को क्यों खींचूं? बंधु सोच रहा है, यही सारे सोच रहे थे कि मैं अपनी ज़िंदगी की बोझ को नहीं खींच पाया तो ये सारे बोझ को और क्या खींचूं। उसके दिल ने कहा कि ठेला जो पहले ही सरक नहीं पा रहा है उसे छोड़ छाड़ कर अलग खड़ा हो जाओ। उसकी हिम्मत पहले ही जवाब दे रहे हैं, रह रहकर उसके दिल में ख्याल उठ रहे हैं कि एक दिन उसके चंदू को भी इस तरह ठेले के बोझ को खींचना पड़ेगा। यानी वो सोच रहे थे कि उसके बेटे चंदू को भी इस तरह ठेले खींचने पड़ेंगे। और उस ख्याल के साथ उसे अपनी जान टूटती हुई महसूस हो रही है और इसलिए एक एक कदम उठना भी दुश्वार हो गया है बंदूक के लिए। लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वह उतावले हो रहे हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से हो रहे थे, पागल हो रहे थे, बार बार हॉर्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। इनमें से एक उसके पास आया और बोला, भैया जल्दी करो, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया रुक पड़ी है। इनकी पड़ी है यानी अटक पड़ी है, उसकी वजह से अटकी है तो अटकी रहे। बंधु झुंझलाकर बोला, यानी बंधु ने कहा कि अटकी है तो अटके रहे। बंधु ये सारे झुंझलाकर बोले, जो लोग तेज जाना चाहते हैं, जो लोग तेज जाना चाहते हैं उनसे कहो कि मेरे पैरों में भी पहिया लगवा दे। बात तो ठीक कहता है, किसी ने कहा बंधु को। ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोग इतने तेज हो जाए, वह हवा से बातें करने लगे, और कुछ को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उनके लिए एक कदम उठना भी दुश्वार हो जाए। ये सारे बात बंधु कह रहे हैं क्योंकि वो नाकाम थे, कामयाब नहीं थे। ये सब बातें गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ और लोगों के शोर में दबी जा रही है। काठ के घोड़े में कदम उठाने की हिम्मत नहीं, यानी बंदूक को कदम उठाने की भी हिम्मत नहीं थी।
वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है और उनके पीछे भीड़ है। भीड़ में वह वज़ीर रुका हुआ है जिसे किसी गैर मुल्की दफ़्तर से वक्त मुकर्ररा पर बात करना है। वह ड्राइवर अटका हुआ है जिसे मुल्क के किसी दूसरे शहर की तरफ रेलगाड़ी लेकर जाना है। स्कूल के वह बच्चे रुके हुए हैं जो कल के मालिक होंगे। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर सब के कदम बंद रह गए हैं और बंदूक का काठ का घोड़ा अंधेर दियों के बाजार में अपने ठेले के साथ खड़ा हो गया है। उनके पास में हरकत आए तो ज़िंदगी आगे बढ़े। यानी ये थी बंदूक और उसके ठेले, जो कि बंदूक काठ का घोड़ा सा बन चुका है। काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा, जो कि एक नाकाम इंसान थे जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान थे और अपने आने वाले फ्यूचर मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। उसके बेटे चंदू भी शायद ठेले खींचेंगे मेरी तरह, ये सारे बात वो सोच रहे थे और उसका कदम आगे नहीं बढ़ रहा था। तो ये थी रतन सिंह की अफसाना, जो कि काठ का घोड़ा, जिसका नाम लकड़ी का घोड़ा, काठ का घोड़ा का मीनिंग होता है। और ये काठ का घोड़ा बंदूक को खिताब किया गया है और उस बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी ज़िंदगी में। तो ये थी अफसाना। आज की इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट अगली क्लास में इसका खुलासा और इससे जुड़ी हुई सवाल व जवाब के ऊपर बातचीत करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।